डीके राठी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं गुप्त काल के बाद उत्तर भारत की क्या स्थिति रही, और उसमें खास तौर से हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में और क्या क्या परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस हैं वह आज हम पढ़ेंगे। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है और मैं एक लेखक और शिक्षक हूँ। ये किताब है 9th एडिशन सामान्य अध्ययन की, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन उपलब्ध है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी है। इसमें टोटल 3300 क्वेश्चंस हैं और जो 2022 तक की परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने विषयवार इंक्लूड करे हैं। एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, जीएस क्वेश्चंस, जिसमें केवल जीएस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वही मैं आप लोगों को कराऊंगा और जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराऊंगा। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन चैनल के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल अगर मैं उसके बारे में यहाँ पर लिख दूं तो ये है मेरे चैनल का जीएस क्वेश्चंस जीएस क्वेश्चंस बाय डीके राठी सर, ये मेरे चैनल का नाम है। और आप लोगों को मैं, जैसे मैंने कहा, ये लिंक के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें आप क्वेश्चंस देखते हुए क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब जो हमारा जो पॉइंट है वो, जैसे मैंने कहा कि आज है कि गुप्त काल के बाद उत्तर भारत में क्या स्थिति रही, उस पॉइंट के बारे में अभी हम करेंगे। तो गुप्त काल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन से पहले हमें एक आध पॉइंट और करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है वाकाटक वंश के बारे में। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है किस तरीके के हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए, यह है वाकाटक वंश। और इससे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस प्रकार के हैं कि ये जो वंश है, इस वंश में एक प्रतापी शासक हुआ प्रवरसेन। उसने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। एक तो यूपीपीसीएस का ये लोकप्रिय क्वेश्चन है। इसके अलावा यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने अपनी बेटी प्रभावती की मदद से पश्चिम के में स्थित जो क्षत्रप थे उन्हें पराजित किया था। तो वो भी उसकी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक के साथ में हुआ था, तो हम पढ़ेंगे वाकाटक। और वाकाटक इस जगह पर थे, इनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो वाकाटक जो थे ये कौन से क्षेत्र में थे, तो आज हम जो पढ़ते हैं एक क्षेत्र का नाम हम देखते हैं, वो है विदर्भ, जो कि स्थित है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। अगर मैं यहाँ पर बना दूं तो ये क्षेत्र है विदर्भ का। यहाँ पर ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये पूरा क्षेत्र, नागपुर का जो क्षेत्र है यह था। और मैंने आपको बताया कि मगध किधर थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पर। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी बेटी है प्रभावती गुप्ता, उसका विवाह हुआ वाकाटक नरेश के साथ। और ये जो क्षेत्र था यहाँ पर शासन था शक क्षत्रपों का। जो शक जो विदेशी थे और जिनके शासक क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। जब यहाँ पर प्रभावती गुप्ता विधवा हो गई तो वह अपने छोटे शिशु की संरक्षक बनकर सत्ता संभालने लगी। और उसी समय पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी की मदद से, उसकी फौज की मदद से शक क्षत्रपों को पराजित कर दिया। और इस प्रकार से ये जो सौराष्ट्र, गुजरात का हिस्सा और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा था, ये विजित करके ये गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था। तो यहाँ जो संदर्भ है हमारा, उसी के साथ में अब हम पढ़ते हैं जो पॉइंट है हमारी। ये पॉइंट आ गया, आप देखिए। तो यहाँ पर एक तो हमने पॉइंट दे दिया कि इसने, यहाँ के जो शासक थे
विदर्भ का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, ये विदर्भ दे रखा है। महाराष्ट्र का क्षेत्र भी में महाराष्ट्र, और ये विंध्याचल, यानी कि एमपी और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें इनका शासन था। और ये इंपॉर्टेंट है, परवर सेन, जिसके बारे में मैंने कहा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने क्या करा, 4 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। और जो मैंने आपको बताया था कि प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, उसकी बेटी के साथ में उसकी बेटी का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ, वकाटक नरेश। और बाद में यहाँ पर नीचे पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पुत्री की मदद से मालवा के शक क्षत्रपों को पराजित कर दिया। और इस प्रकार से ये क्या बना, ये इनका मौर्य गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यहाँ पर तो केवल इतना ही भर करना है हमें। उसके बाद आते हैं वापस, जो दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जिस चीज़ पर हमें फोकस करना है, वो हमारा है हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन से पहले एक और वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, और वो वंश कौन सा है, वो है मोखारी वंश। यहाँ पर पॉइंट आ गया, मोखारी वंश। मोखारी वंश का जो शासन है वो किस क्षेत्र में इनका अधिकार क्षेत्र है, तो आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। कन्नौज के बारे में एक पॉइंट लगे हाथ जीके का, स्टैटिक जीके का कर लेते हैं। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में गंगा जी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर ये गंगा जी है, और गंगा जी के मुहाने पर ये नगर है जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज पर जो शासन था वो था मोखारी वंश का। और क्योंकि हमें हर्षवर्धन आज का टॉपिक मेन है, तो उसके बारे में भी करें। इधर की तरफ, यानी कि ये तो गंगा जी है और इधर है यमुना जी, और यहाँ पर पड़ता है हरियाणा। तो हरियाणा में थानेश्वर जो स्थान है, ये राजधानी थी पुष्यभूति वंश की। ये है पुष्यभूति वंश, जिससे संबंधित था कौन, हर्षवर्धन। हम उसी घटनाक्रम के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें। तो मोखारी वंश के साथ इनका संबंध किस लिए है, क्योंकि पुष्यभूति वंश में जो हर्षवर्धन है उसकी बहन का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ। और जब ग्रहवर्मन का शासन कन्नौज में था, तो बंगाल और बिहार, यहाँ का एक बहुत ही ताकतवर शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक ने कन्नौज पर हमला किया और यहाँ पर ग्रहवर्मन को युद्ध में पराजित करके मार दिया, जिसकी वजह से हर्षवर्धन की बहन, जिसका नाम राज्यश्री था, वह इसके बाद जान बचाने के लिए वो मध्य प्रदेश में इन वनों की ओर भाग गई। और जब इस बात का पता चला थानेश पुष्यभूति वंश के शासक को, जो उस समय था राज्यवर्धन हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, तो राज्यवर्धन ने उसके बाद कन्नौज की ओर कूच किया, परंतु कन्नौज पहुंचने पर शशांक ने उसको भी मार दिया। और इस प्रकार से हर्षवर्धन ने थानेश्वर की राजगद्दी प्राप्त करी। तो मोखारी वंश का हमारे लिए केवल इतना भर है कि मोखारी वंश का संबंध क्योंकि हर्षवर्धन के साथ है, इसलिए हमें याद रखना है। अब राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई, तो अब राजगद्दी चूंकि हर्षवर्धन के पास आ गई, और हर्षवर्धन ने कन्नौज की ओर प्रस्थान किया। तो कन्नौज जब वो पहुंचा, तो वहां के निवासियों ने और जो वहां के गणमान्य लोग थे, उन्होंने हर्षवर्धन से आग्रह करा कि वो कन्नौज की सत्ता को अपने हाथों में ले ले। और इस प्रकार हर्षवर्धन ने कन्नौज राज्य की सत्ता भी अपने हाथ में ली और राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करा दिया। ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, और अब हम सीधे उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो हमारा मोखारी वंश जो था, मोखारी वंश के लिए अगर फिर भी हमें कोई कहे कि मोखारी वंश के बारे में क्या पढ़ के जाना है सर, मुझसे कोई पूछने लगे, तो मैं हर बार एक ही चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जब कभी भी हमें वंश की बात करते हैं इतिहास के अंदर, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके बारे में जो
प्रमुख शासक हैं उनको देख लीजिए, जहां संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट है वहां संस्थापक भी, जैसे गुप्त वंश में मैंने कहा था संस्थापक का नाम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तो कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना इनकी राजधानी कौन सी थी। तो इनकी राजधानी जो थी वो थी कन्नौज, यहाँ पर दे रखा कन्नौज। हाँ, और जो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा था स्टैटिक जीके का, यूपी कांस्टेबल में आया कि भारत का ग्रास किसे कहते हैं, तो ये भी पॉइंट देख लीजिए। यहां हम कह रहे हैं ये जो हिस्सा है कन्नौज है, कन्नौज को भारत का, ये वर्ड आता है ग्रास। ग्रास क्या है? ग्रास एक फ्रांस का नगर है जिसको कहा जाता है विश्व की इत्र की राजधानी, और भारत में इत्र की राजधानी किसे कहा जाता है? कन्नौज। इसीलिए कन्नौज का दूसरा उपनाम क्या हो गया? कन्नौज का उपनाम है, इसे कहते हैं भारत का ग्रास। ये यूपी कांस्टेबल में आया था, तो लगे हाथ हम इस पॉइंट को भी इसके साथ ही करते हुए चलेंगे। और कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता आपके लिए इसके अंदर जरूरी है। ग्रहवर्मन की हत्या किसने कर दी? गौड़ नरेश शशांक ने, जो बंगाल और बिहार का एक शक्तिशाली शासक था। इसके बाद पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन को राज्य की कमान सौंप दी। ये पॉइंट हमारे पास आना है। और वापस अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारा है हर्षवर्धन, क्योंकि आज का मेन टॉपिक जो है वो है हमारा पुष्यभूति वंश, या फिर पुष्यभूति वंश के जो शासक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना। तो सबसे ऊपर की तरफ मैंने दे दिया पुष्यभूति वंश, और यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्हें करते हुए चलते हैं। जैसे मैंने बताया था पुष्यभूति वंश का जो प्रसार है वो किस क्षेत्र में था, अभी मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया था कि ये जो क्षेत्र है, जो थानेश्वर का क्षेत्र है, ये पड़ेगा कहाँ? ये पड़ेगा हरियाणा के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था ये है यमुना जी, और यमुना जी के इधर जो है ये पड़ता है हरियाणा, ये पूरा क्षेत्र। तो इस हरियाणा राज्य के थानेश्वर के अंदर राजधानी थी पुष्यभूति वंश की। इसके संस्थापक का नाम अगर हम लगता है ऐसा, तो हम वो भी, जैसे मैंने कहा कि ये तो याद ही करते हुए चलना है, जब भी हमें राजधानी की बात आएगी तो हम प्रयास करेंगे कि राजधानी को याद करते हुए चलें, नहीं तो हमें जो इम्पोर्टेंट शासक है उनका नाम याद करना होगा। देखिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट पे चलते हैं। प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी इनकी? थानेश्वर। यूपी कांस्टेबल में सवाल आया था कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया, और कन्नौज का पुराना नाम क्या है? महोदया। ये ध्यान रखना है, एग्जामों में आ जाते हैं, खास तौर से यूपी की परीक्षा जब हम देंगे तो यूपी की परीक्षा के लिए तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ गया ये नरवर्धन का उत्तराधिकारी जो था प्रवर्धन, यानी कि पहला जो संस्थापक है ये कौन है? नरवर्धन। ऊपर की तरफ दे रखा, देख लीजिए से, मैं इसको और आपको क्लियर कर देता हूँ। हमें ऊपर वाले पे वो जो मैंने पॉइंट बताया उधर देख लीजिए। तो ये इसकी राजधानी थी और संस्थापक था, और इसका बेटा था प्रभाकर वर्धन। जहां पर अगला पॉइंट दे रखा है, उत्तराधिकारी कौन था नरवर्धन का? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के बच्चे कौन थे? बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, और छोटा बेटा जो था हर्षवर्धन, और बेटी का नाम क्या था? राज्यश्री। मैंने आपको अभी बताया था कि राज्यश्री का विवाह हुआ था किस शासक के साथ में? मोखारी नरेश ग्रहवर्मन के साथ, जो बाद में मारा गया, या जिसकी बाद में हत्या कर दी। तो यहाँ पर पॉइंट मैंने राज्यवर्धन का दे रखा है। ये तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस घटनाक्रम का, क्योंकि ये हिस्सा है जिसका मैंने जिक्र किया था, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे यहाँ दे रखा, राज्यवर्धन की जो बहन है, यानी कि हर्षवर्धन की बहन, तो राज्यश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक के साथ, छोड़ दीजिए। और बाद में ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, किसने? शशांक। शशांक के बारे में माना जाता है कि ये बौद्ध धर्म का संहारक था, अर्थात इसने बोध गया के अंदर कई बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो ऐसा आरोप है कि शशांक ने उसको काट दिया। तो इस रूप में शशांक का नाम आता है कभी कभार। नोट करके यहाँ पर देखिए, शशांक को बौद्ध धर्म का संहारक कहा जाता है। ये एग्जाम इसी रूप में आएगा, किसे माना जाता है ना। और शशांक ने उस पीपल के वृक्ष को काट दिया जिसके 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 नीचे तप तपस्या कर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये पॉइंट भी देख लेना। अगला जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जैसे मैंने कहा, इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कि हर्षवर्धन की जो उपाधि थी वह कौन सी थी? शिलादित्य की उपाधि ग्रहण करी थी। हालांकि उसके बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसने शशांक के विरुद्ध अभियान चलाए, कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कमरूप, जिसका आधुनिक नाम क्या है? असम, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कमरूप किस आधुनिक राज्य का नाम है? तो वहां के शासक भास्कर वर्मन के साथ मिलकर उसने गठबंधन बनाया। दोनों की सेना ने शशांक के साथ युद्ध भी किया, परंतु ऐसा कहीं पर भी पता नहीं चलता, कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है कि इन दोनों की सेना ने मिलकर शशांक को पराजित किया। शशांक की जो है वो शशांक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई और कन्नौज को नई राजधानी, ये क्वेश्चन मैंने कहा यूपी कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है अगला, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं इसके घटनाक्रम में। क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, देखिए। और भी क्वेश्चन है कि इसका जो राज्य है उससे संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, वो मैं आपको अभी बताता हुआ भी चलूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ पॉइंट दे दिया कि जो स्थान एक समय राजनीति, उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र क्या था? बिहार में स्थित पाटलिपुत्र। लेकिन हर्षवर्धन के कन्नौज को राजधानी बनाने के बाद राजनीति का केंद्र पाटलिपुत्र से खिसककर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो कन्नौज पर अधिकार करेगा वो पूरे उत्तर भारत पर अधिकार करेगा, ये कहा जाने लगा। तो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यही था कि हर्षवर्धन के सत्ता संभालने के बाद ये स्थिति जो है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया और पाटलिपुत्र की जगह पर कन्नौज जो है वो सबसे प्रमुख नगर बन गया। मैं थोड़ा सा इसको वो करना चाह रहा हूँ ताकि आपको और साफ दिखाई दे जाए। उम्मीद है साफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगला जो बिंदु है उस पर देखते हैं। शशांक की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने बंगाल, बिहार, ओडिशा पर अधिकार किया और इतिहासकारों के अनुसार इस लाइन में देखिए 5 इंडीज, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में था कि जो 5 इंडीज थे वो किसके बारे में बताया गया और 5 इंडीज में क्या क्या शामिल था। तो 5 इंडीज के अंदर जो शामिल था, एक था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ओडिशा। इन 5 क्षेत्रों को 5 इंडीज कहते हैं और हर्षवर्धन को माना जाता है कि उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर इसका अधिकार था। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं इसको बड़ा करने की। हाँ, इतना ठीक है। ये याद करना हमें। इसके बाद आ गया हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर। देखो अब यहाँ पर जब हम कहते हैं हर्षवर्धन एक शक्तिशाली सम्राट था, तो वहां पर जाकर कुछ शंकाएं पैदा होती हैं कि जब उसका सामना अपने समकक्ष योग्य शासक के साथ में हुआ, जिसका नाम दे रखा है चालुक्य नरेश, और चालुक्य नरेश जो था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। जब हर्षवर्धन ने अपनी सीमाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाना शुरू किया तब उसका सामना चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ और ये कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर हर्षवर्धन पराजित हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो पॉइंट हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य में जगह पड़ती है बादामी। यहाँ पर जो शासन कर रहे थे वो कर रहे थे चालुक्य वंश। और यहाँ पर जो नदी है, ये नदी जो है ये नदी है नर्मदा नदी, जो इस तरीके से बह रही है। यहाँ पर नर्मदा नदी के और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो है कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने जब उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर अपने क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया तो नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और बादामी का जो शासक था उस समय, उसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय।
उसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। इसका उल्लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने एहोल, जो अभिलेख है, एहोल पड़ता है कर्नाटक में, वहां उसने अभिलेख जारी करवाया। उस अभिलेख के अंदर उसने इस चीज का वर्णन किया है, हर्षवर्धन को पराजित करने का। वापस आते हैं, तो एक तो ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि संदर्भ जो मैंने आपको बताया कहाँ पर लड़ा गया था, हर्षवर्धन ने, यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी के तट पर लड़े गए युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि किसने हराया। और जब मैं आपको दक्षिण भारत कराऊंगा तो वहां पर चालुक्य वंश के बारे में फिर जानकारी आपको मिलेगी। और इससे शुरुआत में जो हर्षवर्धन है वो किसका मत अनुयायी था, वो शैव मत अनुयायी था, ये लिखा शैव मत अनुयायी था, और उसे नीलहोत कहा जाता था। हालांकि चीनी यात्री जो वेनसांग के समय पर उत्तर भारत की यात्रा पर आया, उसके प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तो बाद में ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। वेनसांग के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, खूब सवाल आते हैं। इसको कहा जाता है तीर्थयात्रियों का राजकुमार, उपनाम का सवाल आ जाता है, क्योंकि इसका जो वृत्तांत है, जो इसने भारत में और अपनी चीन से लेकर भारत तक की पूरी यात्रा के बारे में लिखा है, वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, इसीलिए इसे तीर्थयात्रियों का उपनाम दिया गया। और ये भारत किस लिए आया था, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। ये और इम्पोर्टेंट बात की आने लगे कि ये क्यों आया था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल के दौरान ही एक बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया था, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे, खास तौर से बौद्ध धर्म के लिए। तो उसी के अध्ययन के लिए, क्योंकि भारत जन्मस्थली है भगवान बुद्ध की, इसीलिए भारत की यात्रा पर आया था। और इसकी किताब का नाम देखिए, यूपीपीसीएस में फाइयान की किताब फा क्यू की, उसका पूछा था, और सी यू की का भी जरूर आ सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन वेनसांग जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें। कारण क्या है कि इसका वृत्तांत ऐतिहासिक है और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको और मैं बताता हुआ चलूं कि वेनसांग ने 1.5 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। ये भी क्वेश्चन यूपी के एग्जाम में आया हुआ, कितने साल तक इसने भारत में रहा। तो अगर भारत में रहने की बात आएगी तो हम कहेंगे 15 वर्षों तक, और सूत्र क्या रहेगा, और नालंदा में कितने समय रहा, हम बीच में एक डॉट लगा देंगे, यानी कि 1.5 वर्षों तक ये इसमें रहा। और वहां का आचार्य कौन था उस समय, कुलपति या चांसलर कहते हैं, वाइस चांसलर कह लीजिए आज की समय पर, तो उस समय पर शीलभद्र नामक विद्वान था। और भारत में लगभग कितने समय तक रहा, लगभग 15 वर्षों तक इसने भारत में यात्रा करी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, लगे हाथ हम कर लें कि दक्षिण भारत में जब ये पहुंचा तो उस समय वहां का शासक कौन था, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं जब कराऊंगा, जब आप लोगों को मैं पल्लव वंश कराऊंगा, तो वहां पर इसका जिक्र आएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम का, वहां पर मैं इसका जिक्र कर दूंगा। एक और क्वेश्चन आया यूपी के एसआई के एग्जाम में 2008 में, जब वेनसांग भारत पहुंचा और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया, तो उसके मत को, और बौद्ध धर्म का एक मत जो है वो कहलाता महायान, तो महायान शाखा को प्रसारित करने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज के अंदर एक सभा का आयोजन किया, कन्नौज में सभा। तो यूपी एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कन्नौज की सभा में किसका प्रसार किया गया, तो इसमें हिनयान आदि कोई और विकल्प थे। तो आप ध्यान रखिए, केवल बौद्ध धर्म से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, महायान का प्रसार जो है वो करने के लिए ये यहाँ पर पहुंचा था। तो ये आयोजन जो है इसी उपलक्ष्य के अंदर कराया गया, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। फिर आ गया अगला पॉइंट, एक और चीनी यात्री भारत आया बाद में 1671 के अंदर, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो अगला आया, वो अगला चीनी यात्री जो था वो ईत सिंह है। इसने भी हर्षवर्धन कालीन इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। तो 3 चीनी यात्रियों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। तो एक जो चीनी यात्री है, एक तो आ गया फा यान, ये किसके समय पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। दूसरा जो है वेनसांग, ये आया है के साथ है का सूत्र रखेंगे, यानी कि हर्षवर्धन।
और फिर अगला जो है वो आया ईत सिंह। ईत सिंह का जो समय काल है ये किसी महत्वपूर्ण शासक का नाम नहीं आएगा, ये आया 671 ईस्वी। तीन के ही नाम आप लोगों को एग्जाम के हिसाब से याद रखने हैं, बाकी को अगर आप छोड़ना चाहें तो उन्हें छोड़ सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने जिक्र कर रखा है इनका, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो आपको बताया हर्षवर्धन की महत्वपूर्ण। और चीनियों ने भारत को क्या किस नाम से संबोधित किया? यिंतु। हर देश के अंदर अलग अलग नाम जाना जाता है। अपने देश में उसको, जैसे हम विदेशी हमारे देश को कहते हैं इंडिया और हम इसको कहते हैं भारत या हिंदुओं का स्थान यानी कि हिंदुस्तान, इसी प्रकार से इसमें। इसके अलावा हर्षवर्धन ने अन्य धर्मों के लोगों को सम्मानित करने के लिए और गरीबों की सहायता करने के लिए प्रयागराज में हर 5वें वर्ष में सभा का आयोजन किया था। तो दो महत्वपूर्ण सभा होगी, कन्नौज जिसका उद्देश्य तो महायान शाखा का प्रचार करना था, इसमें किसी धर्म विशेष का नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी जब उसने प्राथमिकता की बात आई तो इसने स्पष्ट किया कि वो बौद्ध धर्म का ही मत अनुयायी है। और इस सभा को क्या कहा जाता था, जो हर 5 साल में महामोक्ष परिषद कहा जाता है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 दूत मंडल कौन से देश में भेजे? चीन भेजे। ऐसा सवाल आए कि किसने भेजे, तो इसमें फिर या चीन का सवाल आएगा, तो फिर ये एक क्वेश्चन है दूत मंडल का। बाकी इससे पहले हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता किसी ने दूत मंडल चीन भेजे हो। फिर हो गया सामाजिक और साहित्यिक विकास। यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि इसके समय पर कृषि क्षेत्र में, क्योंकि गुप्त काल में बड़े पैमाने पर भूमिदान दिए गए, जिसकी वजह से कृषि का प्रसार हुआ और उसके लिए आवश्यकता थी किनकी? श्रमिकों की। और श्रमिकों के रूप में शूद्र जो है वो कृषक बन गए। इसीलिए ह्वेन-त्सांग ने अपने वृत्तांत के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए, ह्वेन-त्सांग ने शूद्रों को क्या कहा है? अनादा। अनादा मतलब हो गया अन्न देने वाले, यानी कि ये कृषक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, जिसका तात्पर्य है कि शूद्र कृषि व्यवहार के साथ जुड़ गए और ऊपर हम लाइन में कह सकते हैं शूद्रों का सामाजिक उत्थान हुआ। थोड़ा सा टफ एग्जाम होगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर्षवर्धन जो है विद्वानों का महान संरक्षक था और उसके दरबार में जो इम्पोर्टेंट है वो है बाणभट्ट। ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर्षवर्धन की जो जानकारी है उसका एक प्रमुख स्रोत जो है वो बाणभट्ट की हर्षचरित्र है। तो बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट होगी, एक तो कादम्बरी और एक है हर्षचरित्र, और ये हर्षचरित्र हर्षवर्धन के संबंध में है। इसके अलावा हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकों की रचना करी। ये एसएससी के एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ, ये 3 किताब कौन कौन सी है? तो 3 किताबों के नाम मैंने दे रखे हैं, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब आप सूत्र बना लें। जैसे नाग है तो हम क्या सुनते हैं कि नाग के पास एक मणि होती है जिसे वो बहुत प्यार करता है, बहुत प्रिय होती है। तो नाग को प्रिय क्या है? रतन। तो नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 किताबें हैं जिनकी रचना का श्रेय शासक को हर्षवर्धन को दिया जाता है। तो एक तो हमने पढ़ा था कविराज के रूप में किसका नाम था, यानी कि विद्वान माना जाता है, वो है समुद्रगुप्त। और दूसरा जो शासक है वो कौन है? वो हर्षवर्धन, क्योंकि इसे भी ये दिया जाता है। और इसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो आखिरी शक्तिशाली शासक था जिसने राजगद्दी संभाली वो था यशोवर्मन। उसके बाद कन्नौज के ऊपर अधिकार को लेकर 3 वंश के बीच में युद्ध छिड़ गया, उसको कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ऊपर की तरफ देखते हुए चलिए। अब ये जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद का, ये हमारा टॉपिक होगा अन्य वीडियो लेक्चर का। अब आप लोगों को आज का लेक्चर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप लोगों ने लेक्चर को देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसमें मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसको भी आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का लेक्चर समाप्त, और धन्यवाद।